हेलो नमस्कार दोस्तों, वन वेक इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियोज़ में हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक यानी दोस्तों बीए फर्स्ट सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों के लिए हिस्ट्री की वन वीक सीरीज को लेकर एक बार पुनः मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में क्लास पेश हो रही है। दोस्तों इस वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रखा है प्लेलिस्ट का, जहाँ से आप लोग हिस्ट्री की क्लासें लगातार देख सकते हैं। अति लघुतरात्मक, लघुतरात्मक और साथ ही साथ में निबंधात्मक प्रश्नों का विश्लेषण व्याख्या सहित किया गया है। तो आज की इस वीडियोज में भी निबंधात्मक प्रश्नों में से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को ही देखेंगे, व्याख्या सहित डिटेल तरीके से देखेंगे। अगर आप भी बीए फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं तो आप वीडियोज के एंड तक बने रहिएगा और आप इस प्लेटफॉर्म के साथ में जरूर जुड़ते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियोज को यहीं से शुरू करते हैं। तो आइए दोस्तों आज की इस क्लास का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आज की इस वीडियो से पहले जितने भी प्रश्नों को हमने डिटेल तरीके से डिस्कशन किया है, इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां से आप हिस्ट्री की लगातार क्लासें देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना में चिक्कों का अध्ययन का महत्व क्या है? जब हम प्राचीन भारतीय इतिहास को देखते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास की रचना को अगर हमें देखना है तो वहां पर हमें अलग अलग सिक्के मिलते हैं। अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से हमें क्या मिलते हैं? सिक्के मिलते हैं। तो उनके अध्ययन से हमें क्या पता चलता है, क्या ज्ञात होता है, कौन सी जानकारी मिलती है और इसके महत्व को हमें समझाना अच्छे तरीके से। एग्जाम इंपोर्टेंट सवाल बनता है दोस्तों, वीडियोस के एंड तक बने रहे। देखिए सबसे पहली बात आती है, यहाँ पर हम मुख्य बात करेंगे, इसका आंसर की बात करेंगे। ज़्यादा एक्स्ट्रा बात करने जाएंगे तो अपनी क्लास है वो लंबी हो सकती है। तो चलिए पूरे प्रश्न को, इस आंसर को डिस्कशन करना है इस वीडियोज में। देखिए सबसे पहली बात करें तो मुद्राओं का महत्व निम्नलिखित दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का महत्व। ऐतिहासिक ज्ञान का मतलब हुआ पुराने जमाने का ज्ञान, ऐतिहासिक इतिहास का ज्ञान कराने में हमारी मुद्राएं हैं वो महत्व रखती। किस प्रकार से रखती है? सबसे पहला पॉइंट है कि मुद्राओं के ऊपर, मुद्राओं को ढालने के समय कि राजा का नाम, उसका राज चिन्ह तथा धर्म आदि का अंकन दिखाई देता है। दोस्तों अगर हमें किसी क्षेत्र में से कोई मुद्रा मिलती है, मुद्राओं का अर्थ हुआ दोस्तों रुपए, पैसे, जो सिक्के होते हैं ना, सिक्कों का महत्व हम लोग पढ़ रहे हैं, तो मुद्रा भी वही होती है। तो मुद्राओं के ऊपर, मुद्राओं को डालने के समय के राजा का नाम होता था, यानी कि ये जो मुद्रा है वो किस राजा के काल की है तो उस राजा का नाम होता था। उसका राज चिन्ह, अगर कोई राज्य है तो उसका लोगो होता है, तो उस राज चिन्ह को भी अंकित किया जाता था उस पर। और साथ ही साथ में धर्म आदि का भी अंकन किया जाता, कौन से धर्म से है राजा, इस प्रकार से। इससे राजाओं की वंश परंपरा का ज्ञान सरलता से हो जाता है। सिक्कों के अध्ययन से, मुद्राओं के अध्ययन से राजा की वंश परंपरा का ज्ञान हो जाता है। शासक के शासन की अवधि, राज्य का विस्तार, तिथि आदि का भी ज्ञान प्राप्त होता है। अलग अलग तरीके से हम यहाँ पर देख रहे हैं वो राजा है वो कब से कब तक शासन में रहा था, फिर राज्य का विस्तार कितना बड़ा है। अगर किसी एरिया में से मान लो कि इतना सा एरिया है और इतने से एरिया में जितनी भी मुद्राएं मिली है वो एक ही जैसी है और एक ही राजा की बनी हुई है, एक ही राजा के काल की है, तो हम मान सकते हैं कि वहां पर इतनी विस्तार के अंदर, इतने क्षेत्रफल के अंदर उस राजा का शासन था। तो उस राज्य के विस्तार के बारे में भी हमें सिक्कों के अध्ययन से ज्ञात होता है, जानकारी मिलती है। तिथियों, कौन सी तिथि में बनाया गया, ये भी जानकारी वहां से प्राप्त होती है। अब देखिए हमारा सेकंड पॉइंट है सिक्कों के महत्व के ऊपर। देखिए कुछ मुद्राओं के ऊपर अंकित चिन्ह राजा विशेष की रुचि का ज्ञान कराते हैं। अगर किसी सिक्के पर राजा की रुचि के बारे में चित्र बना हुआ है, यानी कि हम मान सकते हैं जैसे कि चंद्रगुप्त को मुद्रा में, चंद्रगुप्त की जो मुद्रा है उस पर वीणा बजाते हुए चित्रण है वो किया गया है। तो कुल मिलाकर बात ये आती है कि जिस प्रकार की राजा की रुचि होती थी तो उसी प्रकार की मुद्राओं को ढाला जाता था। मान लो कि राजा का संगीत में रुचि है, राजा की रुचि है वो संगीत में है, तो राजा है वो मुद्राओं के ऊपर वीणा बजाते हुए किसी व्यक्ति का फोटो लगाएगा। तो यहाँ पर राजाओं की रुचि का भी ज्ञान होता है, कहाँ से? इस मुद्राओं से। फिर आती है पुराने सिक्कों पर दो नामों का अंकन, संघर्ष और विजय की सूची है। यहाँ पर पुराने जमाने के जितने भी सिक्के हैं उन पर दो नामों का अंकन मिलता है, संघर्ष और विजय के सूचक माने जाते हैं। दो नामों में से एक का नाम विजेता का होता है,
दो नाम मिलते हैं। सिक्के के ऊपर कितने नाम मिलते हैं? दो नाम मिलते हैं। उसमें से एक के ऊपर तो विजेता का नाम मिलता है और एक के ऊपर है वो जो विजित हो गया है, विजेता और विजित दोनों का नाम मिलता है। फिर ये मुद्राएं शाखाओं के विजय की भी सूचना देती है। कौन सी शाखाओं की विजय हुई, इनकी भी सूचना है वो मुद्राओं से प्राप्त होती है। दो नामों का अंकन किया जाता है। चलिए, मुद्राओं का जमीन में गाड़ना। मुद्राओं का जमीन में गाड़ना आंशिक काल का सूचक है, अव्यवस्था का प्रतीक हो सकता है। ये जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है। यानी कि मुद्राओं, आज जो मुद्रा है वो जमीन में से गाड़ी हुई मिलती है, जमीन से खोद कर निकाली जाती है। तो मुद्राओं का जमीन में गाड़ना आंशिक काल का सूचक माना जाता है या फिर अव्यवस्थाओं का प्रतीक हो सकता है। वहां पर कोई ऐसी कंडीशन आ गई होगी जिसके कारण वहां के लोगों ने अशांति के कारण मुद्राओं को जमीन में गाड़ लिया, ताकि क्या है कि वो सुरक्षित रहे। फिर ये जानकारी भी सिक्कों से प्राप्त होती है। फिर अगला दोस्तों पॉइंट है कि जितने स्वास्थ्य पर कोई एक मुद्रा मिलती है, जितने स्थान पर कोई एक मुद्रा मिलती है, प्राय उतनी सीमा में एक राजा की क्या होती थी? राज्य सीमा होती थी। जितनी मात्रा में, जितने क्षेत्रफल में एक राजा की सिक्के मिलते हैं तो उसी क्षेत्र में राजा का शासन होता है। अभी हमने बात की। इस प्रकार मुद्राएं राज्य की सीमाओं का परिचय देती है। राज्य की सीमा कितनी है उनका परिचय देती है। कनिष्क की मुद्राएं गोरखपुर, देवरिया, बलिया, पटना तक मिलती है, अतः इसकी सीमा वहां तक निर्धारित की जा सकती है। जितने स्थान पर उनकी मुद्राएं मिली है तो वहां पर उनकी सीमाएं मानी गई है। फिर मुद्राओं में जिस धातु का प्रयोग किया जाता था उसके आधार पर उस समय की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। सोने चांदी के सिक्के अच्छी आर्थिक दशा को दर्शाते हैं और मिलावटी व निम्न कोटि की धातु सिक्के से आर्थिक दशा की अच्छी नहीं मानी जाती। यहाँ पर दोस्तों एक बात आई है कि जिस राज्य में, जो राज्य अगर अमीर है तो वो राज्य सोने चांदी के सिक्के चलाएगा। अगर कोई राज्य गरीब है तो वो बिल्कुल मिलावटी वाली धातु के सिक्के हुए वो चलाएगा। तो वहां से हमें ये भी जानकारी मिलती है कि कौन सा राजा गरीब था, कौन सा राज्य गरीब था और कौन सा राज्य अमीर था। तो सोने चांदी के सिक्के मिलते हैं तो वो तो था अमीर राज्य। अगर बिल्कुल मिलावटी वाले निम्न कोटि की धातु के सिक्के मिलते हैं तो वो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं थी, यानी कि धन दौलत में वे अच्छे नहीं थे, इसलिए उन्होंने मिलावटी वाली धातुओं का प्रयोग किया। फिर आता दोस्तों सातवां पॉइंट कि मुद्रा पर कलाकृति और लेख पाए जाते हैं। मुद्राओं पर कलाकृति का होना और लेख पाए जाते हैं, लेकिन लेख साहित्य ज्ञान कराते हैं। अगर मुद्राओं के ऊपर लेख लिखा हुआ है तो वो साहित्य ज्ञान कराते हैं और कलाकृतियां कलात्मक अभिरुचियों का ज्ञान कराते हैं। अगर कोई कला बनाई हुई है तो कलाकृतिक अभिरुचियों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। अब दोस्तों आठवां पॉइंट है कि मुद्राएं राजाओं के क्रम तथा वंश में उनकी स्थान की सूचना देती है। यानी कि मुद्राओं के माध्यम से राजाओं का वंश भी पता चलता है कि कौन से राजा के बाद में कौन सा राजा आया, क्योंकि मुद्राओं के ऊपर राजा का नाम लिखा होता था और कौन से सन में आया, कौन सी तिथि को आया वो भी लिखा हुआ करता था। इससे राजाओं की वंशावली का हमें ज्ञान प्राप्त कर, वंश का भी ज्ञान प्राप्त होता है। और साथ ही साथ मुद्राओं से द्वितीय और तृतीय कुमार गुप्त की जानकारी भी मिलती है। यहाँ पर राजाओं के नाम दे रखे हैं। अब देखिए, हमने पहले महत्व पढ़ा, भारत में मुद्राओं का पहला महत्व पढ़ा कि ऐतिहासिक ज्ञान कराने में मुद्राओं का महत्व पढ़ा। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्राओं का अध्ययन। दोस्तों धार्मिक इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो मुद्राओं का क्या महत्व है। दोस्तों इस वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्प हो रही है एग्जाम से पहले, अगर आप 1 वीक सीरीज का कंटेंट अच्छे तरीके से पढ़ना चाहते हैं, और दोस्तों इसी मोटिवेशन का तरीका रहेगा कि आप वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब यानी कि चैनल के साथ में जुड़ जाएं, ताकि क्या है कि जैसे ही नोटिफिकेशन आए आपके पास में सबसे पहले रहे और आपकी रिक्वेस्ट रहेगी तभी जाकर एक अलग से आपकी जरूरत के हिसाब से क्लास से लगाई जाएगी। देखिए यहाँ पर मैं तो केवल एक कॉमन सब्जेक्ट के रूप में आपके सामने आता हूं, लेकिन आपके रिक्वेस्ट के हिसाब से किसी अलग सब्जेक्ट, अगर आपकी कोई जरूरत की सब्जेक्ट है तो उनके लिए भी इस 1 वीक सीरीज के कंटेंट को उपलब्ध करवाया जाएगा। आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, दोस्तों अगर आप चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी से हो और आपका सब्जेक्ट है कि भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक, आप राजस्थान या फिर राजस्थान के आस पड़ोस के जितने भी राज्यों से बिलोंग करते हैं, अगर आपका भारत का इतिहास 550 ईस्वी तक ये सिलेबस रहता है,
इतिहास का, तो आपके लिए ये 1 वीक सीरीज का कंटेंट महत्वपूर्ण रहेगा। दोस्तों यहाँ पर 1 वीक सीरीज का जो कंटेंट है यहाँ पर शॉर्टकट में दे रखा है, लेकिन डिटेल में हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं, जिस प्रकार से आप देखें कि धार्मिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्राओं का महत्व क्या है। धार्मिक इतिहास की दृष्टि से अगर हम देखें तो भारत के अंदर कौन सा धर्म से कौन सा राजा था, इसका भी ज्ञान हमें मुद्राओं से प्राप्त होता है। तो देखिए हम समझते हैं मुद्राओं पर अंकित राजाओं की कतिपय उपाधियां, जिस राजा को जो उपाधि मिलती है तो उस उपाधि को भी मुद्रा पर अंकित करवाया जाता था। फिर धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति भी करती है, जैसे कि विडकेनफिसेंस, ये राजा का नाम है, विडकेनफिसेंस की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर उपाधि। अगर किसी राजा की माहेश्वर उपाधि है तो उस उपाधि को सिक्कों पर खुदवाया जाता था, मुद्राओं पर खुदवाया जाता था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित माहेश्वर की उपाधि, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की मुद्राओं पर अंकित परम भट्टारक की उपाधि। दोस्तों कुल मिलाकर यहाँ पर आ रहा है कि मुद्राओं पर उपाधियों को, धार्मिक आस्थाओं को क्या किया जाता था, खुदवाया जाता था, लिखवाया जाता था। समझ रहे हो पॉइंट को? अब देखिए हमारी अगली बात करते हैं, हम मुख्य बातों को ही पढ़ रहे हैं। एक्स्ट्रा जानकारी के रूप में आप लोग एक वीडियोस पर लाइक और आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से आपकी रिक्वेस्ट कमेंट के माध्यम से अगर हमें मिलेगी तो डिटेल में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा, आपको जितना याद रह सकेगा एग्जाम में, उतनी ही मात्रा में पॉइंटों को समझ रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। देखिए आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से मुद्राओं का महत्व, आर्थिक इतिहास की दृष्टि से, धन दौलत के इतिहास की दृष्टि से मुद्राओं का महत्व क्या पड़ता है। मुद्राओं की उत्पत्ति मूलतः कहाँ से मानी जाती है, तो मुद्राओं की उत्पत्ति मूलतः आर्थिक समस्याओं के समाधान हेतु हुई है। आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए मुद्राओं की उत्पत्ति होती है, अतः मुद्राओं के आर्थिक इतिहास पर प्रकाश पड़ता है सर्वथा स्वाभाविक है, यानी कि आर्थिक इतिहास पर जो प्रकाश पड़ना है वो स्वाभाविक है। मुद्राओं की धातु, उसका आकार, उसकी तौल, उस पर अंकित प्रतीक, उसके प्राप्ति स्थल आदि न्यूनाधिक रूप से आर्थिक इतिहास पर प्रकाश डालते हैं। मुद्रा के लिए आवश्यक धातु कहाँ से प्राप्त होती थी, इस तथ्य का विवेचन भी आर्थिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से सहायक सिद्ध हुआ है। कुषाण स्वर्ण मुद्राओं की अक्षमिक रूप से अधिक संख्या की दृष्टि में रखते हैं। रामशरण शर्मा के विचार, रामशरण शर्मा यहाँ पर विद्वान हैं, इनके द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि इन मुद्राओं के निर्माण के लिए स्वर्ण का प्रमुख स्रोत रोमन स्वर्ण मुद्राएं थी, जिन्हें गलाकर कुषाण स्वर्ण मुद्राएं निर्मित हुई। कुषाणों के रजत मुद्राओं के अभाव पर विचार करते हुए शर्मा ने यह मत व्यक्त किया कि खड़गपुर की पहाड़ियों में उपलब्ध चांदी की खान कुषाणों के प्रभाव क्षेत्र के बाहर थी, कुषाणों के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थी, अतएव मुद्रा निर्माण हेतु चांदी उन्हें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हो रही थी। द्वितीय अजय द्वितीय के काल में रजत मुद्राओं में से पर्याप्त मिलावट के कारण अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं के भारतीय रजत मुद्राओं की शाखा है वो गिर गई, जिसके कारण कुषाण सम्राटों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु स्वर्ण मुद्राओं का एवं आंतरिक आवश्यकताओं के लिए ताम्र मुद्रा का प्रवर्तन करना पड़ा। यानी कि जिस प्रकार से वहाँ की राज्य की स्थिति है, राज्य के पास में अगर सोने चांदी की खानें उपलब्ध है और उसको पर्याप्त मात्रा में सोने चांदी की धातुएं है वो मिलती है, तो वो सोने चांदी के सिक्के बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसी कोई कंडीशन हो जाती है जिसके कारण वे सोने चांदी की खानों तक नहीं पहुंच पाते, उनको नहीं प्राप्त हो पाती, तब वो अलग अलग तरीके से, जैसे कि चांदी के हो गए, जैसे कि तांबे के हो गए, लोहे के हो गए, अलग अलग सिक्कों का प्रयोग करते थे। तो समझ रहे, आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी हमें यहाँ पर ज्ञात होता है। अब दोस्तों अगला पॉइंट है कि सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से भी मुद्राओं का महत्व बनता है। सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की दृष्टि से देखें कि वहाँ पर कौन कौन से समाज थे, समाज के अंदर कौन कौन सी संस्कृतियाँ थी, उनकी दृष्टि से भी हम लोग मुद्राओं के माध्यम से ज्ञान प्राप्त करते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। मुद्राओं से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन में भी सहायता मिलती है। मुद्राओं पर अंकित उपाधियां इस बात का संकेत करती है कि कुछ क्षेत्रों में विवाह के उपरांत भी वधु का गोत्र परिवर्तित नहीं होता था। देखिए यहाँ पर मुद्राओं से सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास पर अध्ययन पड़ता है। मुद्राओं पर अंकित उपाधियां इस बात का संकेत करती है कि कुछ क्षेत्रों में विवाह के उपरांत दोस्तों आप जानते हैं कि जो वधु है उसका गोत्र परिवर्तित हो जाता है, लेकिन उस काल में नहीं होता था, वधु का गोत्र वही होता था। फिर मुद्राओं के समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, मनोरंजन के साधनों आदि के विषय में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है।
गुप्त मुद्राओं से तत्कालीन शासकों की आखेट प्रियता, उनके संगीत प्रेम का भी अध्ययन पर क्या फोकस पड़ता है, ध्यान जाता है हमारा कि वहाँ वो राजा है वो संगीत प्रेमी था, आखेट प्रेमी था, शिकार प्रेमी था। उन वहाँ की वस्त्र है, आभूषण है, मनोरंजन के साधन है, इनके माध्यम से भी हम लोग चिक्कों से ये जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग व्यक्तियों के, विद्वानों के विचार दे रखे हैं। इन विचारों को थोड़ा पढ़ लेते हैं कि एम के धवलीकर के बागती, यवन, कुषाण और गुप्त मुद्राओं के आधार पर प्राचीन भारत के सांस्कृतिक जीवन का चित्रण प्रस्तुत किया है। समकालीन समाज में प्रचलित वस्त्र, आभूषण, केश सज्जा, गृह सज्जा के उपकरण, आयुध, कवच, रथ आदि के प्रकारों का विस्तृत विवेचन किया गया। फिर गुप्त मुद्राओं पर व्याघ्र, गैंडा आदि विभिन्न पशुओं का आखेट करते हुए दृश्य अंकित किया गया है। फिर साथ ही यत्र तत्र शासकों के दाम्पत्य जीवन का चित्रण भी किया गया है। समुद्रगुप्त दैत्य के पर्यटक स्थित राजा रानी प्रकार की मुद्रा का राजा को रानी के साथ आसित दिखाया गया है। इस प्रकार से अलग अलग हमें जानकारी प्राप्त होती है। अब हम दोस्तों थोड़े आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। जो हमारा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट रहेगा कला साहित्य के अध्ययन के स्रोत। कला साहित्य के अध्ययन के स्रोत के रूप में मुद्रा का महत्व। कला साहित्य का मतलब हुआ अगर किसी सिक्के पर अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, अगर किसी सिक्के को अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, उस पर अलग अलग प्रकार के चित्र बनाए गए हैं, तो वहां पर हमें कला और साहित्य पर अध्ययन। कला का अर्थ हुआ कि वो राज्य है वो कला में कितना निपुण था, कोई भी कला हो, डिजाइन की कला हो या फिर कोई अन्य कला हो, तो उसमें। और साहित्य का अर्थ अगर हम किसी बात को लिखे हुए को, पुरानी बात को हम लिखी हुई को पढ़ते हैं तो वो हो गया साहित्य। तो कला और साहित्य में हम लोग चिक्कों के माध्यम से कौन सी जानकारी प्राप्त करते हैं? प्राचीन भारतीय मुद्राएं कला एवं प्रतिमा लक्षण के अध्ययन की दिशा में भी सहायक सिद्ध हुई है। उल्लेखनीय है कि नंदी के साथ शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार विम कैडफिसेस की मुद्राओं पर मिलता है। दोस्तों विम कैडफिसेस एक शासक है, इसकी मुद्राओं पर शिव का स्पष्ट अंकन है वो मिलता है। फिर इन मुद्राओं पर अंकित शिव प्रतिमा लक्षण प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से मिलता है। दोस्तों देखिए नंदी के साथ शिव का स्पष्ट अंकन पहली बार इसने तो किया है विडफेक्सेंस के द्वारा, लेकिन मुद्रा पर अंकित शिव प्रतिमा लक्षण प्रतिमा विज्ञान के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी है। लक्षण प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से उपयोगी है। इस प्रकार कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन, कनिष्क प्रथम की मुद्राओं पर बुद्ध का अंकन बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुद्ध प्रतिमा का विकास कैसे हुआ, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो बुद्ध प्रतिमा की उत्पत्ति और उसके विकास की दृष्टि से बुद्ध का अंकन अगर कनिष्क ने किया है तो यहाँ पर हमें सहायता मिलती है कि बुद्ध प्रतिमा का उत्पत्ति और उनका विकास कैसे हुआ। फिर कुषाण शासक कनिष्क और हुविस्क की मुद्राओं पर विविध देवी देवताओं का अंकन मिलता है। कनिष्क और हुविस्क दो राजा हैं, इनकी मुद्राओं पर देवी देवताओं का अंकन मिलता है, जिसके प्राचीन भारतीय कला प्रतिमा शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध हुआ है। फिर गुप्त सम्राटों की मुद्राओं पर प्राय पौराणिक धर्मों से संबंधित देवी देवताओं का अंकन है। मुद्राओं से भी प्रतिमा लक्षण पर प्रचुर प्रकाश पड़ता है। पद्मासीन लक्ष्मी, सिंहवाहिनी दुर्गा, मकर वाहिनी गंगा का अंकन मुद्राओं पर देखने को मिलता है। कलात्मक दृष्टि से नारत्री यमुनों की मुद्राओं पर भी अत्यंत सुंदर है। यहाँ पर देखिए नारत्री जो मुद्रा है वो भी बिल्कुल सुंदर है, अत्यंत सुंदर मानी जाती है और गांधार कला के विकास के प्रेरक के रूप में भी देखा जा सकता है। अब दोस्तों हम लोग आगे मेन पॉइंट की बात करते हैं कि मुद्राओं के जो कला साहित्य में महत्व है तो वो कौन से है? तो मुद्राओं से समकालीन भाषा, लिपि, साहित्य पर भी प्रकाश पड़ता है कि उस काल में उस राज्य के अंदर कौन सी भाषा थी, कौन सी लिपि थी, इसके बारे में भी हमें चिक्कों के माध्यम से जानकारी मिलती है। अनेक लिखित मुद्राएं भी प्राप्त हुई है जिसमें समकालीन भाषा और लिपि पर तो प्रकाश पड़ता है, साथ ही शासकों के साहित्य अभिरुचि पर भी ज्ञान प्राप्त होता है। देखिए यहाँ पर शासकों के साहित्य अभिरुचि, शासक जो है शासक वो कौन से साहित्य में रुचि लेते हैं। अगर कोई शासक ग्रंथ लिखना पसंद करता है तो वो ग्रंथ के रूप में अपनी साहित्य अभिरुचि को उस चिक्कों पर दर्शाएगा। सातवाहन मुद्राओं पर प्राय
प्राकृत भाषा का प्रयोग है वो मिलता है। सातवाहन राज्यों की जो सातवाहन मुद्रा है उन पर कौन सी भाषा का प्रयोग मिलता है, तो वहां पर प्राकृत भाषाओं का प्रयोग मिलता है। ठीक है, गुप्त शासकों के अध्ययन की दृष्टि से होता है। यहाँ पर देखिए, जो गुप्त शासकों के अध्ययन की दृष्टि से यहाँ पर क्या होता है, प्राकृत भाषा का प्रयोग होता है। इस काल में संस्कृत भाषा लोकप्रिय थी। दोस्तों ध्यान रखना, गुप्त काल में संस्कृत भाषा है वो लोकप्रिय थी। गुप्त मुद्राओं पर अंकित काव्यमय विरुद्ध तत्कालीन शासकों की काव्य प्रियता को भी प्रकट करते हैं। अब दोस्तों हमने जितना भी पढ़ा इसका निष्कर्ष क्या निकला, यानी कि हमें सिक्कों के महत्व पर हमने बात की कि सिक्कों का महत्व क्या है भारत के इतिहास में। तो इस महत्व से हम इस महत्व को पढ़ने के बाद में हमें रिजल्ट क्या मिला, देखिए हम देखते हैं कि प्राचीन मुद्राएं जो विभिन्न कालों की है, विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त हुई है, प्राचीन भारतीय इतिहास के अनेक अंधकार युगों के प्रकाशन में तथा अनेक ऐतिहासिक गुत्थियों को सुलझाने में सिद्ध हुई है। अनेक ऐतिहासिक ऐसी जानकारियां थी जिनको सुलझाने में मुद्राओं ने हमारी सहायता की है। अनेक मौलिक रूप से प्राप्त होने के कारण ये मुद्राएं अभिलेखों को छोड़कर अन्य साक्ष्यों की तुलना में अधिक विश्वसनीय है। मुद्राएं हैं जो अन्य अभिलेखों की तुलना में भी दोस्तों क्या है, अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पर अभिलेख का अर्थ हुआ अगर किसी लेख को दीवार पर खुदवाया गया है तो उसको शिलाभिलेख या फिर अभिलेख हम मान सकते हैं। ठीक है, तो अगर कोई चीज लिखी हुई प्राप्त होती है तो वो होगी अभिलेख। अगर किसी चीज को खोदकर लिखा हुआ है तो वो शिलालेख हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें सिक्कों की, तो सिक्कों पर भी ये खुदवा कर लिखाया जाता था, इसलिए अभिलेखों और सिक्कों को भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना गया भारत के इतिहास को जानने में। दोस्तों आज के इस वीडियोस में हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ा और समझा अच्छी तरीके से किस प्रकार का आज का वीडियोस रहा। और अगली वीडियोस के अंदर हम लोग अगले प्रश्नों को पढ़ेंगे। अगला प्रश्न हमारा रहेगा, अगला प्रश्न अगली क्लास में आप दोस्तों पढ़ कर आना कि मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीरीज के अंदर वही प्रश्न आते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। आपकी सब्जेक्ट अगर इतिहास की देखोगे तो बहुत ही बड़ी होगी, लगभग 200-300 पेजों की होगी। अगर बात करें सीरीज की तो ये सीरीज है वो कितने पेजों की है, केवल और केवल 100 पेजों के अंदर आपकी सीरीज है वो कंप्लीट हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर मध्य पाषाणकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं को अगली वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, व्यवस्थित तरीके से। आप भी अपनी सीरीज में या फिर आप अगर आपके पास में अगर कोई अन्य सोर्स है तो वहां से इस मध्यकालीन संस्कृति की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी थी इसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियोस कैसा लगा, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। और आज की इस वीडियोस में मैं यहीं पर इस क्लास को विराम देता हूं कि क्लास है वो लंबी, एक प्रश्न को अच्छी तरीके से समझाने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। तो वीडियोस को आप डबल स्पीड में, यहाँ पर दोस्तों इस साइड में आपको ट्रिपल डॉट दिख रहे होंगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो वीडियोस की स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो स्पीड को आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो स्पीड को बढ़ाकर भी आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसको केवल दिमाग में दौड़ाना होता है। आपके एग्जाम तक अच्छी तरीके से व्यवस्थित तरीके से सीरीजों को पढ़ा लिया जाएगा। इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, वहां पर आप जाओगे तो इतिहास की सारी क्लासें खुल जाएगी। व्यवस्थित तरीके से लाइन वाइज क्लासों को देखिए। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक लिए अपने दोस्त को अनुमति देना। जय हिंद, जय भारत।